कॉस्मोजोइक थ्योरी को और क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ। ये आकाश, क्या कहा जाता है इसको, पैंस्पर्मिया। क्या बोला बेटा इसको, और क्या बोला जाता है इसको, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ओरिजिन, और एक क्या नाम है इसका, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। ठीक, यस तनीषा। अब बेटा इसको दिया किसने था, तीन अलग अलग आपके साइंटिस्ट थे, बाय रेक्टर, आर्हेनियस एंड हेल्महोल्ट्ज। ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, इन्होंने बताया क्या कि ये जो लाइफ आई है वो कहां से आई है, आपकी अनदर प्लैनेट से आई है, एज अ फॉर्म ऑफ स्पर्म सीड और स्पोर। अनदर प्लैनेट से स्पोर स्पर्म सीड्स आए और क्या हो गया, हमारे अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लाइफ arises from another planet। क्या बोला इन्होंने कि दूसरे प्लैनेट से लाइट आई, अरे लाइट बोल रहे हैं, लाइफ आई। ठीक है, किस फॉर्म में, एज फॉर्म ऑफ स्पर्म सीड्स एंड स्पोर। ठीक है, इस फॉर्म में लाइफ आई और यहाँ पे आकर के अर्थ पे क्या हो गई, डेवलप हो गई, स्पोर है। ठीक है, यस, इन्होंने ये बोला। फिर आता है आपका थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट डालो, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुई। इनऑर्गेनिक जो आपके इनएनिमेट मैटर थे, यही आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज हो गए और इन्होंने क्या किया, एक सेल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन में क्या बताएगा कि इनऑर्गेनिक मैटर से क्या बना है बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हुई है, फर्स्ट सेल has originate from inorganic मैटर। किससे मिलके बना है बेटा, ये आपका इनऑर्गेनिक मैटर से बना है, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, इन एनिमेट मैटर। क्या नाम दे दिया इसका, इन एनिमेट मैटर। ठीक है, हाँ उसमें भी दिया था, कर लिया सबने ये। अब ये थ्योरी बेटा दिया किसने, तो बाय, गिवन बाय हूम, कौन थे दो साइंटिस्ट आपका, ओपेरिन एंड, ठीक है, ओपेरिन कौन थे आपके, रशियन बायोलॉजिस्ट थे। और आपके हेल्डिन कौन थे, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट। डन बेटा,
मैम आपने इनऑर्गेनिक मैटर के नीचे क्या लिखा है? एनिमेट मैटर, इसी को क्या बोलते हैं? इन एनिमेट मैटर। गुड इवनिंग जिज्ञासा। आज काफी बच्चे हैं, जो भी बच्चे नए हैं एवोल्यूशन शुरू से पढ़ाया जा रहा है, जो कल वाली क्लास में नहीं थे, तो काइंडली ज्वाइन द क्लास रेगुलरली। कर लिया सबने ये? यस मैम। वेट मैम। कर लो। रेक्टर, आर्हेनियस और हेलमेट्स, ये कॉस्मोजोइक थ्योरी दी थी। कर लिया? चलो, कोई नो वाला है क्या? देखो बोला गया इन्होंने बोला कि इनऑर्गेनिक मैटर थे, ठीक है, क्या थे? इनऑर्गेनिक मैटर थे। इन इनऑर्गेनिक मैटर से क्या बना बेटा? ऑर्गेनिक मैटर बना। क्या बना इनसे? ऑर्गेनिक मैटर बना। और इन्हीं ऑर्गेनिक मैटर से क्या बन गए? बायोमोलिक्यूल्स। क्या बने इन्हीं ऑर्गेनिक मैटर से? बायोमोलिक्यूल्स बने। और इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स से क्या बना? सेल बना। और उसी सेल से क्या बन गए? आपके इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म बन गए, ये इन्होंने बोला। ठीक है, अच्छी बात है। गुड लक तनिष्का फॉर केमिस्ट्री टेस्ट। अच्छा देखे आना। चलो, कर लिया? नो मैम वेट। इन्होंने एक बात बोली कि जब ये सारी प्रोसेस हुई, ठीक है, जब इनऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हुआ, बायोमोलिक्यूल्स बने, सेल बना, उससे ऑर्गेनिज्म बने, एट दैट टाइम जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? प्राइमरी एटमॉस्फेयर था। कैसा एटमॉस्फेयर था बेटा इस टाइम पे? प्राइमरी एटमॉस्फेयर था। तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर का मतलब हम क्या समझते हैं कि हमारा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। कैसा एटमॉस्फेयर था बच्चों? रिड्यूसिंग वाला। मतलब ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। मतलब ऑक्सीजन थी क्या उस टाइम पे? बोलो। नो मैम। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब O2 क्या थी? प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। ठीक है, अभी ऑक्सीजन नहीं थी। क्या था आपका? हाइड्रोजन थे, ठीक है, और क्या था आपका? नाइट्रोजन भी था। दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया? अमोनिया बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया? अमोनिया बना लिया। अब ये जो अमोनिया बना आपका, ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक मैटर है या नहीं? बोलो जल्दी। ठीक है, और क्या था यहाँ पे? H2O था। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। पानी था बट किस फॉर्म में था? इतना हाई टेम्परेचर था बेटा कि वाटर किस फॉर्म में था आपका? वेपर फॉर्म में था। ठीक है, और क्या था यहाँ पे? टेम्परेचर जो था अर्थ का वो कैसा था? बहुत हाई था, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लाइटनिंग क्या थी यहाँ पे? बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ये बोला कि जब आपका ये सारा प्रोसेस हुआ तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, आपके काफी इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट थे, वाटर वेपर था, टेम्परेचर बहुत हाई था, लाइटनिंग थी। ठीक है, तो अब बहुत गर्म एटमॉस्फेयर था, तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो बहुत सारी गैसेस बाहर आई। ठीक है,
उसी में आपका क्या हुआ, कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, क्या थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया खुद को, अनसैचुरेटेड में, यानी कि क्या बना लिया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, इन सब का फॉर्मेशन कराया। तो इन्होंने ये जो पूरा एक एटमॉस्फेयर दिया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें थी, और इसी से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो थे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल गए, बायोमोलिक्यूल बन गया, फिर सेल बनी, ठीक है, एग्रीगेट होके, ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। तो यहाँ पे दो और साइंटिस्ट थे, यूरे एंड मिलर, इन्होंने बोला अगर इन्होंने ऐसा एक हाइपोथेसिस दी और ये बोला आपका ओपेरिन और हेल्डेन ने कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो क्यों ना चलो इसको हम किस फॉर्म में करें, एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। डन कर लिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। Yes, ma'am. नोट्स बन रहे हैं साथ साथ। यस मैम। Yes, ma'am. एक्सपेरिमेंट आया बेटा, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। इसी को और कौन सा एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे, क्योंकि यूरे एंड मिलर ने दिया था, इसको यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, यूरे एंड मिलर। किसने दिया था ये समझ में आ गया सबको, साइंटिस्ट का नाम है, तो इट इज गिवन बाय यूरे एंड मिलर, ठीक। चलो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो चीजें हाल्डेन और ओपेरिन ने बताई है वैसे ही एटमॉस्फेयर आर्टिफिशियली एक लैब में क्या करते हैं हम, बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने स्पार्क एंड डिस्चार्ज ऑपरेटर्स लिया। पहली चीज इन्होंने क्या की, एक स्पार्क एंड डिस्चार्ज ऑपरेटस लिया। तो इस ऑपरेटस को वो सारे सिमुलेशन दिए गए, वो सारे एनवायरमेंट प्रोवाइड कराए गए आर्टिफिशियली, जो कि ओपेरिन और हेल्डेन ने एज्यूम किया था कि ये था, और इसके बाद क्या हुआ, लाइफ एग्जिस्ट की, ठीक है। तो क्या क्या चीजें थी जो इनको चाहिए थी, वाटर वेपर चाहिए था, और क्या चाहिए था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए था। तो इन्होंने हाइड्रोजन लिया, अमोनिया लिया, और क्या लिया आपका CH3 लिया, ठीक है। और क्या करा इन्होंने, इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या किया इन्होंने बेटा, इलेक्ट्रोड लगा दिए, किसके लिए, हाई वोल्टेज लाइटनिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या थी, हाई वोल्टेज की लाइटनिंग थी उस टाइम पे, ठीक है। और क्या किया यहाँ पे, ऑक्सीजन एब्सेंट थी। क्या था वहां पे उस टाइम पे, ऑक्सीजन एब्सेंट थी। तो एब्सेंट करने के लिए क्या किया, वैक्यूम पंप ऐड कर दिया, ठीक है। ये जो आपका स्पार्क एंड डिस्चार्ज ऑपरेटर्स था उसमें क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रोड लगा दिया, हो गया सारा चीजें। और क्या किया बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर, क्या कर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया कितना, 800 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या क्लियर सबको यहाँ तक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन्होंने ऑपरेटर्स बनाया, क्या किया यहाँ पे, एक इस तरीके से फ्लास्क लिया, उसमें क्या किया, पानी भर दिया। अब ये जो फ्लास्क था जहां पे पानी भरा, उसके नीचे क्या कर दिया, टेम्परेचर देना था ना बेटा, तभी तो वाटर वेपर बनेगी, तभी तो क्या होगा, वाटर वेपर बनेगी। तो ये टेम्परेचर दे दिया कितना, 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से PYQ में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये जो पूरा आपका स्पार्क एंड डिस्चार्ज ऑपरेटर्स था, उसमें स्पार्क एंड डिस्चार्ज ऑपरेटर्स लिखा हुआ बेटा, ठीक है। फिर H2O वेपर। तो अब बेटा अगर यहाँ पे पानी ब्लू ब्लू डाल देते हैं तो क्या होगा बताओ, अगर इसके अंदर पानी भरा हुआ है और यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जाएगा, तो वाटर वेपर रिलीज होंगे या नहीं होंगे, बोलो, बनेंगे वाटर वेपर, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनने लगे, वाटर वेपर। तो पहला काम हो गया, हमने क्या कर दिया,
टेम्परेचर दे दिया। फिर हमको क्या करना है यहाँ पे, ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करना है। तो यहाँ पे एक क्या कर दिया, पंप लगा दिया। एक क्या किया, यहाँ पंप लगा दिया। ठीक है, इस पंप का नाम क्या है, वैक्यूम पंप। ठीक है, तो एक वैक्यूम पंप लगा दिया बेटा, जिससे क्या होगी, सारी ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो वाटर वेपर बन गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। इसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या किया, ये इस तरीके से ये आगे गया और हमने क्या करा, प्लास्ट लगा दिया। तो सारा वाटर वेपर कहाँ आएगा आपका, इस जगह पे आएगा। अब यहाँ क्या किया बेटा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ क्या लिया, यहाँ पे भी कुछ आपके क्या किए, इनऑर्गेनिक मटेरियल ले लिए। कौन कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल लिए, CH4 लिया, और क्या लिया बेटा, अमोनिया लिया, और क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। रेशियो क्या था, 2:1:2। ये रेशियो रखना। क्या क्या लिया, माइक म्यूट कर लिया करो। चलो ठीक है, कर लिया ये इतना। अब सुनो, यहाँ पे यहाँ क्या किया गया, इस वाली ट्यूब को और यहाँ से इस वाली ट्यूब को, दोनों को क्या कर दिया गया, एक यू शेप के ट्यूब से जोड़ दिया गया। क्या किया गया है, यहाँ बेटा जोड़ दिया क्या, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे क्या किया, ऐसा यू शेप का एक ट्यूब ले लिया और वहां से जोड़ दिया गया। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे वाटर गर्म होना शुरू हुआ, 2:1:2 बेटा। चलो यहाँ तक क्लियर सबका। अब बेटा यहाँ पे क्या किया, वाटर लिया एक फ्लास्क में, ये क्या है तुम्हारा, H2O है। जैसे ही यहाँ पे क्या किया, हमने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, वाटर वेपर उठना शुरू, बोलो, तो किसमें चेंज हो गया, ये आपका वाटर वेपर में। ये वाटर वेपर कहाँ आया, यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, आपका वाटर वेपर आ गया। तो पहले ही से यहाँ पे क्या थे आपके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे। अभी एक चीज तो मैं भूल ही गई, इलेक्ट्रोड्स भी तो लगेंगे। क्या लगा दिया गया यहाँ पे, हाई वोल्टेज टंगस्टन के इलेक्ट्रोड। क्या लग गए यहाँ, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है, तो हाई वोल्टेज यहां से देना शुरू। अब क्या हुआ बेटा, यहां से वैक्यूम पंप निकाल दिया, तो ये कैसा एटमॉस्फेयर है आपका, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो ट्यूब थी, यहाँ इस ट्यूब में यू शेप की ट्यूब थी, यहाँ पे खूब सारे रेड रेड कलर के सब्सटेंस आके एक्यूमुलेट होने लगे। क्या होने लगा, यहाँ पे रेड कलर का सब्सटेंस एक्यूमुलेट होने लगा। ठीक है, रेड कलर सब्सटेंस एक्यूमुलेट। ठीक हो गया एक्यूमुलेट। क्या बोला गया इसको, इन यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब था, उसमें यहाँ पे आकर के ये होने लगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हुई वो कितने दिन पे हुई है, 18 डेज बाद। ठीक है, तो आफ्टर 18 डेज बाद इन्होंने देखा कि यहाँ रेड कलर का सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गया है। और ये जो सब्सटेंस है, जब इसको देखा तो ये क्या था आपका, एलानिन था, दूसरा क्या था, एस्पार्टिक एसिड था,
और तीसरा क्या था बताओ, ग्लाइसिन था। और क्या था, ग्लाइसिन था। तो इन्होंने क्या देखा कि वाकई क्या बन रहे हैं, अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। यस, 75,000 का इलेक्ट्रोड लगाया गया, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे सके। क्लियर सबको यहां तक, बोलो जल्दी। यस मैम। कोई ऐसा जिसको दिक्कत? लिख लिया, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। Wait, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, done. डन। Yes, ma'am. क्या बने हैं बेटा, ये क्या है तुम्हारे, अमीनो एसिड्स हैं। यही अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे। ऐसा ही होता है, क्या होता है, अमीनो एसिड्स मेक द पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे, बनाएंगे प्रोटीन, बोलो, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, यही बोला जाता है। पॉलीमर्स बन रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कह दिया हमने। ये प्रोसेस कहाँ हुई होगी बताओ जल्दी से, ओशन में। कहाँ हुई होगी इन रियल, अगर ये प्रोसेस देखी जाए कि ऐसा कुछ हुआ तो कहाँ हुआ, ओशन में हुआ, ठीक है। चलो अभी इजी लग रहा है सबको ये वाला चैप्टर। Yes, ma'am. अब इसी को क्या बोला गया, कॉल्ड एज प्रोटोबायोन्स। क्या बोला गया, प्रोटोबायोन्स। बेटा उस टाइम पे भी सब कुछ पढ़ाया था, लेकिन आई थिंक उसी टाइम पे नीट वालों का एग्जाम था, उस टाइम मैराथन क्लासेस जाती थी। पढ़ाया तो मैंने तब भी बड़े मन से था, हो सकता है कि कुछ तबीयत ना ठीक रही हो तो तुम्हें ना समझ में आया हो। अभी आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं अभी Yes, कर ma'am. लेंगे। चलो, तो ओशन में आपका इस तरीके से एक एजम्पशन दिया गया कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बने, ठीक है, और उन्हीं से क्या हुआ, आपका क्या बन गया, एक सेल बन गई, ठीक है। तो पहले तो दिमाग लगाओ सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। कोई एक सेल बनी तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होगी, बताओ जल्दी, लिपिड से, प्रोटीन से और कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होंगे। मेनली आपका क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड होता है, ठीक है। तो चलो, तो प्रोटोबायोन्स बन गया, अब इन्हीं से सेल बनी। तो बोला क्या गया बेटा, ये जो प्रोटोबायोन्स हैं, इन्होंने क्या कहा कि प्रोटोबायोन्स जो है भाई दो टाइप के। कितने टाइप के प्रोटोबायोन्स, अब तुमने कह ही दिया है कि तुम्हें समझ आ रहा है तो फिर थोड़ा और अच्छे से समझा दे। यही प्रोटोबायोन्स कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन से, कोएसरवेटिव्स और दूसरे का नाम क्या दिया गया, माइक्रोस्फीयर। दूसरे का नाम क्या दिया गया, माइक्रोस्फीयर। दोनों में डिफरेंस क्या था, ठीक है, दोनों ही ने अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाया, डिफरेंस क्या था, इकोलॉजी के बाद इजी लग रहा है, अच्छा। तनिष्का को तो पहले भी इजी लग रहा था, अच्छी बात है। टाइम वेस्ट कराया था तुम लोगों ने मेरा, और कुछ नहीं। चलो, ये वाली थ्योरी दी किसने, कोएजर्वेटिव। किसने बोला कि प्रोटोबायोन्स एज अ कोएजर्वेटिव है, दिस इज गिवन बाय ओपेरिन, ठीक है। ओपेरिन ने क्या बोला कि कोएजर्वेटिव्स बनते हैं, ठीक है। कोएजर्वेटिव्स होते क्या है, आपका जो अमीनो एसिड्स है वो एक साथ एग्रीगेट होकर के इससे क्या प्रोटीन बना और सेल बना, ठीक है। मैंने पूरे मन से पढ़ाया था। हाँ, क्लासेस तो बेटा मैं तुम्हारी मन से ही ले रही हूँ, हो सकता है कोई कोई चैप्टर हो जाते हैं,
तो क्या बोला इन्होंने कि इट इज एग्रीगेट ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट है, पूरा ही लिख दूं, कार्बोहाइड्रेट क्या बोला इन्होंने कि कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन, तो हमने क्या बोला है कोएसरवेटिव। तो मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने ये तो बताया कि इस तरीके से बन रहा है क्या, लेकिन इससे सेल बन पाएगी? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है, लिपिड क्या है यहाँ पे मिस है। तो यहाँ क्या बोला, इसका ड्रॉबैक क्या हो गया कोएसरवेटिव का, ये बताओ। अगर ड्रॉबैक की बात करें, इस थ्योरी को क्यों नहीं माना गया? ठीक है, कि ये एक सेल लाइक बन रहा होगा कुछ भी, इट इज सेल लाइक बट नॉट अ रियल सेल कह सकते हैं। बोलो, सही तरीके की ट्रू सेल नहीं बनी, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ व्हाट? लिपिड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, लेकिन जब लिपिड ही नहीं है तो लिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनेगी? और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं बन रही है तो आपका एसेलुलर स्ट्रक्चर, तो सेल तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, क्लियर? चलो, फिर क्या हुआ यहाँ पे, सिडनी एंड फॉक्स ने क्या किया आपका, सिडनी फॉक्स ने क्या दिया, ये वाली थ्योरी दी, गिवन बाय सिडनी फॉक्स, साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर की बात करें बेटा तो ये क्या है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया इसको, इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड। ठीक है, आर्टिफिशियली ऐसा करके देखा गया कि क्या क्या चीजें थी इसमें, इट कंटेन्स एग्रीगेशन जो मिला, ठीक है, जो जमा हो गया, एक्युमुलेशन, वो क्या था आपके प्रोटियोनॉइड्स थे, और उसके साथ क्या था, लिपिड था। तो अभी लिपिड तो यहाँ पे क्या था, मौजूद था, तो इन्होंने क्या बोला कि इट इज प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। क्या बोला इन्होंने इसको, इट इज प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। ठीक है, कि भाई यहां से लाइफ बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीनॉइड्स, प्रोटीन के साथ साथ लिपिड भी पाए जा रहे हैं। बट मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ड्रॉबैक कुछ मिला या नहीं मिला? लाइफ है तो लाइफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स देगी, किस फॉर्म में देगी, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में देगी। तो क्या डीएनए आरएनए प्रेजेंट है? नहीं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू सेल। होगा ट्रू सेल ड्यू टू लैक ऑफ डीएनए और आरएनए। ठीक है, यहाँ पे डीएनए और आरएनए हमको नहीं मिला, तो क्या यहाँ से प्रोटीन बन सकता है? बोलो जल्दी। ठीक है, चलो, अब एक यूबॉइंट्स वर्ड आया, बोला गया कि जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बने उनको यूबॉइंट्स बोला गया। लिख लिया सबने ये? एक सेकेंड देना मुझे। जिनकी रिवीजन हो रही है वो अच्छे से रिवीजन करो, और जो पढ़ ही रहे हो बाकी नोट सब लोग बनाते हुए चलेंगे। डन, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? नोट्स बनाते रहना सब। मैम। चलो नेक्स्ट कर दूं। चलो, एक टर्म आया यूबॉइंट्स। यूबॉइंट्स क्या था बेटा? बोला गया
पता नहीं बेटा, अंदर तो समझ ही में नहीं आ रहा है क्लाइमेट क्या है। ओके ओशन, देखो क्या बोला कि जो अमीनो एसिड्स बने, ठीक है, यहां तक देखो ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया और जब इसको आर्टिफिशियली लैब पे परफॉर्म किया गया तो पाया गया कि सच में यहाँ पे अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। तो क्या सिर्फ अमीनो एसिड जरूरी है? तो इन्होंने बोला कि अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बने होंगे और प्रोटीन बना होगा, ठीक है। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस, एक दिमाग लगाया कि भैया ओशन में लाइफ ऐसे ही आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी ओशन में, ठीक है। तो ओशन में लाइफ कैसे आई होगी? इसी पॉलीमराइजेशन से। तो इन्होंने बोला ये जो अमीनो एसिड्स बन रहे हैं और इनसे जो प्रोटीन बन रहा है इसको प्रोटोबायंट्स बोल दिया। क्या बोला इनको? प्रोटोबायंट्स। तो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको दो अलग अलग वे में देखा, एक आपका कोअजर्वेटिव्स और एक माइक्रोस्फीयर। कोअजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ओपेरिन ने दिया, ठीक है। क्या कर दिया? चलो, कोअजर्वेटिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? अब मैं समझ गई कि मैंने किया क्या। एक मिनट रुकना बेटा, अभी स्क्रीन सबको क्लियर दिख रही है? यस मैम। जाते हैं, चलो। कोअजर्वेटिव्स क्या है? एग्रीगेट हुआ आपका कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से ये नहीं कह सकते बेटा कि सेल बनी, क्योंकि यहाँ लिपिड मिसिंग था। माइक्रोस्फीयर की बात करें तो सिडनी फॉक्स ने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली क्रिएटेड करके देखा तो क्या बने आपके प्रोटियोनॉइड्स के साथ लिपिड बने। तो इन्होंने बोला बस यही बना होगा, इसी से प्रिकर्सर ऑफ लाइफ बना। लेकिन यहाँ पे एक और लैकिंग आ गई कि भाई डीएनए और आरएनए तो है नहीं, लेकिन जो लाइफ पाई जाती है वहां पे डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। फिर एक आपका आया यू बॉइंट्स का कंसेप्ट। यू बॉइंट्स क्या है? बोला कि कीमो ऑटोट्रोफिक। कैसे क्रिएचर्स? कीमो ऑटोट्रोफिक। कीमो ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या है? जो केमिकल्स के थ्रू एनर्जी रिलीज करके अपना न्यूट्रिशन खुद से बना रहे हैं उनको कीमो ऑटोट्रोफिक बोला जाता है, ठीक है। पता है? प्रोकैरियोटिक मतलब सेल कैसी थी इनकी? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था क्या? नहीं, ठीक है। और कैसा? एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन में रहने वाला, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहने वाला एक क्या था आपका? क्रिएचर था, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ अचानक से? सुनो, यहाँ अचानक से इसमें चेंज क्या है? क्लोरोफिल प्रोड्यूस हो गया। क्या बन गया इनमें? क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो गया अचानक से ही। पहले कैसे थे? कीमो ऑटोट्रोफिक थे। प्रोकैरियोटिक, एनारोबिक, कीमो ऑटोट्रोफिक। तो एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस या प्रेजेंस? जल्दी बताओ। Absence. ऑक्सीजन की एब्सेंस, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था अभी कि आपका ऑक्सीडाइजिंग था? Reducing. ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। तो क्लोरोफिल प्रोड्यूस हो गया। क्या बन गया इनमें? क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो गया इन सेल में। अब जब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हुआ तो फोटो ऑटोट्रॉपिक होंगे या नहीं? बताओ जल्दी से। क्लोरोफिल Yes, ma'am. आया, सनलाइट एब्जॉर्ब किया, सनलाइट की एनर्जी से फूड बनाने लगे, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव करने लगे। अब जब बेटा ये फोटो ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव करने लगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो जल्दी। Yes, ma'am. फोटोसिंथेसिस करने लगे। अब जब ये फोटोसिंथेसिस करने लगे तो क्या प्रोड्यूस हुई? ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। तो जैसे ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई क्या बन गया? सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बना या नहीं बना? अभी तक प्राइमरी चल रहा था, बना? बोलो जल्दी। तो ये एटमॉस्फेयर कैसा? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। कैसा एटमॉस्फेयर बन गया? पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बन गया। बोलो अभी कुछ क्लियर, कुछ क्लियरिटी आई क्या हो रहा है? Yes, ma'am. नहीं, ये प्लांट बोलेंगे इनको,
11th पढ़ा है तुम लोगों ने क्लासिफिकेशन? प्लांट बोलोगे, बिहेविंग लाइक, है ना, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसका एक फीचर आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बना, तो इन्होंने बोला इस तरीके से लाइफ आई। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला कि भाई जेनेटिक मटेरियल क्या था, तो हमने क्या बोला है, एक बात बताओ, अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस पढ़ा है सबने? Yes, ma'am. आरएनए वर्ल्ड की जो आपका आरएनए है वो एज अ प्रिमिटिव क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, मतलब इट इज वर्कड एज डीएनए। ठीक है, और दूसरी तरह ये वर्क कैसे करेगा आपका, राइबोजाइम की तरह, मतलब एज अ जेनेटिक मटेरियल भी काम कर रहा है, कर रहा है, और क्या कर रहा है, एंजाइम की तरह भी काम कर रहा है। तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस याद है सबको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है हमने। ठीक है, Yes. तो इन्होंने क्या बोला कि सबसे जो आपका पहला मटेरियल आया एज ए जेनेटिक वो कौन था, क्या था बताओ, आरएनए था। RNA। ठीक है, तो इस तरीके से लाइफ बनी होगी, प्रोकैरियोट्स इस तरीके से आए होंगे। ठीक है, अब एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, क्या है अगला टॉपिक, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसे तो एविडेंस मिले होंगे, कुछ ऐसे हमको क्या चाहिए, सबूत चाहिए कि भाई पहले क्या थे, हम मंकी थे, फिर मंकी से धीरे धीरे हम क्या हो गए, एक ह्यूमन बीइंग में चेंज हो गए। ठीक है, दोनों ही मैमल के टाइप, तो हम वहां से यहां तक कैसे पहुंचे ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखो, अगर तुम एक चीज कंसेप्ट समझो, ठीक, अगर मान लो तुमने बुक अरेंज करके रखी, ठीक है, तुमने बुक अरेंज करके रखी, सबसे पहले फिजिक्स रख दिया, फिर केमिस्ट्री की बुक रखी, फिर बायोलॉजी, एक मिनट रुकना, हाँ, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, बुक तुमने इस तरह से अरेंज की, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मैं गई, मैंने तुम्हारी कबर्ड खोली, फिर मान लो इंग्लिश की बुक थी, ऐसे अरेंज कर दी बुक, अब मैंने देखी, अरे भाई इंग्लिश रख दिया, अब बेटे इसके ऊपर हिंदी भी रख देती हूँ, जहाँ बीच में आ गई बायोलॉजी। ठीक है, चलो, अब क्या हो गया, रख दिया। अब अगर मैंने इस बुक को देखना शुरू किया तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने सबसे पहले कौन सी बुक रखी होगी और सबसे बाद में कौन सी, पता चलेगा इस अरेंजमेंट को देख के या नहीं, बताओ, Yes, ma'am. पता चलेगा। ठीक है, तो चलो, अब ये समझ में आ गया कि सबसे पहले ये वाली बुक रखी होगी, अरे सॉरी, सबसे पहले ये वाली बुक रखी होगी और सबसे लास्ट में तुमने ये वाली बुक रखी होगी, तो ऑर्डर देख के समझ जाएंगे। अगर ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हमारी ये अर्थ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से फॉसिल मिल रहे हैं बेटा, तो जब हमने डिगिंग की हमको पहला वाला फॉसिल मिला तो हमें क्या समझ में आया कि ये क्या हुआ होंगे, सबसे बाद में मिले होंगे, इसीलिए सबसे ऊपर है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, तो यहां से बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे चेंज होते होते इस तरफ से आया। ये चीज क्लियर होगी या नहीं होगी, ये बताओ। Yes, ma'am। Yes, ma'am. हमको कोई भी फॉसिल मिल रहा है तो हम उसकी एज पता कर सकते हैं उसके थ्रू, बताओ, Yes, ma'am। देखेंगे देख के कि भाई ये कब का था, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किसका आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या था, तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, हमको एविडेंस देंगी या नहीं देंगी, बताओ। यस मैम। क्लियर, चलो, तो एविडेंस में पहला हम प्लेंटियोलॉजिकल स्टडीज देख रहे हैं, बहुत सारे, तो मॉर्फोलॉजिकल भी देखेंगे, हम एनाटॉमिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है आपका, प्लानिटोलॉजिकल। आ जाओ, पहला कौन सा देख रहे हैं हम, इसका मतलब क्या होता है बेटा,
पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज का मतलब होता है फॉसिल की स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? फॉसिल्स की स्टडी। ठीक है, फॉसिल्स स्टडी को क्या बोला जाता है आपका? पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी। अब फॉसिल्स हैं क्या आपके? जो रिमेन बचता है, क्या है फॉसिल्स आपके? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या है आपके? डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन जो भी कुछ बचेंगे वो क्या है? चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, किसी भी लिविंग का की जब डेथ हो गई उसके बाद जो कुछ भी बचा कुचा बचा वो क्या है तुम्हारा? फॉसिल है। ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ फॉसिल की अगर मैं बात करूं, किसकी? टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स की, तो अलग अलग तरीके के फॉसिल्स हमको मिलेंगे। ठीक है, इसमें पहला फॉसिल्स अगर मैं बोलूं तो कौन सा? इंटैक्ट फॉसिल। पहला फॉसिल क्या है तुम्हारा? इंटैक्ट फॉसिल। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास? इंटैक्ट फॉसिल है। इंटैक्ट फॉसिल क्या होता है? जो क्या होता है? डिके नहीं हुआ होता है, तो फॉसिल, लेकिन वो ऐसी जगह पे था, उसका टेम्परेचर इतना कम था कि उस कम टेम्परेचर में वो डिके हुआ ही नहीं, तो डिड नॉट डिके एट ऑल। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट टाइप ऑफ फॉसिल दैट डिड नॉट डिके एट ऑल। मतलब ये फॉसिल क्या था आपका? इंटैक्ट रह गया, जैसा था वैसे ही रह गया। क्यों? क्योंकि इट फाउंड इन, कहां पाया गया ये आपका? लो टेम्परेचर। ठीक है, कहां पाया गया ये? आपके आइस में पाया गया। भाई आइस में था तो क्या हो गया? इंटैक्ट रह गया, इतना टेम्परेचर कम था कि डिके नहीं हो पाया। डन कर लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? Yes, ma'am. नो मैम। कौन कौन है क्लास में जाग रहा है? नाम लिख दो अपना अपना चैट बॉक्स में। जतिन है, उसने डन लिख दिया। और अश्मिता, कोमल, प्रतिभा, आयुषी, बहुत सारे बच्चों के नाम चले गए। ऋतिका, शपाली, जिज्ञासा और वंशिका। जिनके नाम नहीं है वो फिर से लिख दो। तनिषा, मीनाक्षी, अंशिका, सुमिक्षा, पायल, अर्शी, हर्षिका, सुनिधि, मुस्कान, तनिष्का, उज्जवल, कौसर, योगिता, पायल, गायत्री, प्राची, दीपिका, पल्लवी, सिमरन। किसी का छूटा क्या फिर से? ईशा का, हरमन, वो सब क्लास में? कनिका, नैना, शिवानी, आकाश, शैलजा, सब जाग रहे हैं? बढ़िया। आंचल, जाग रहे हो सब? तन्वी, Yes, ma'am. मैम है क्लास, मैम जाग रहे हैं। अच्छा, मेरी क्लास में नींद भाग जाती है। जिज्ञासा भी है। अच्छा, गुड नाइट, गुड नाइट का टाइम है। कर लिए वाली स्लाइड? हाँ, ये भी बात है, जाग रहे हो तो तुम भी जागोगे। अच्छा, किसी की भी क्लास में नहीं सोते? आज बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ भाई? क्या हो गया शिवानी इतना बुरा? ये वाला कर लिया सबने? चलो, यस मैम। चाय का कप तो अभी भी खाली किया है प्रतिभा मैंने, वो तो जरूरी है। पेट्रीफाइड, अगला कौन सा है बेटा? पेट्रीफाइड। चलते चलते कैसे गिर गई शिवानी? अरे बेटा ये क्या ही पूछ लिया। आई वॉन्ट टू बी अ मॉर्निंग पर्सन, आई रियली वॉन्ट टू बी, बट यार मैं इतना कोशिश करती हूँ फिर से मैं नाइट पर्सन हो जाती हूँ। 12 का टेस्ट था, अच्छा गया अश्मिता, वेरी गुड। अच्छा, बारिश में फिसल गए, ओहो, कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगा लेना बेटा।
अच्छा, गायत्री ने पहले पढ़ा नहीं। अगर जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेटा जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, पूरा शुरू से पढ़ा रही हूँ हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में। मैं पानी पी लूं? क्यों पी लूं भाई पानी? अच्छा, बायो का मंडे को हो गया, सब बन गया रितिका, वेरी गुड। चलो तो मैम को थैंक यू बोलो और नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। बी क्या था? पेट्रीफाइड। Thank you, ma'am. ठीक है, अच्छा फुल मार्क्स आए तनिष्का, तुम भी थैंक यू बोलो मैम को। अच्छा, इसलिए पानी पी लूंगी, तुम्हें भी पानी पीना है, पी लो भाई पानी, पानी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ। 19 से एग्जाम है। अरे यार अब तो सब करा दिया, अब बन जाएगा तुम लोगों से। अच्छा, प्रतिभा के भी फुल थे? फुल क्यों नहीं आया हर्षिका? कोई बात नहीं, जिसके नहीं आया उसके आ जाएंगे, अब तुमने पढ़ लिया। अच्छा, अच्छा टेस्ट हुआ ही नहीं शैलजा, फिर भी थैंक यू, चलो। अच्छा, टीचर्स डे भी आ रहा है, अच्छी बात, लिख ले। पेट्रीफाइड क्या होती है बेटा? जब आपका फॉसिल किस में टर्न हो जाता है? रॉक्स में। अच्छा, दो क्वेश्चन रख, कोई बात नहीं। अच्छा, सर ने आधा चैप्टर ही नहीं पढ़ाया, जतिन हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन हम तो दूसरी बार पढ़ रहे हैं। फॉसिल्स क्या हो जाएंगे बेटा आपके? टर्न इनटू रॉक, मतलब ऑर्गेनिक से किस में चेंज हो रहा है? इनऑर्गेनिक में, टर्न इनटू रॉक। कौन सी क्लास है आज तुम लोग की? मैम केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक से किस में चेंज हो रहा है? Physics. इनऑर्गेनिक। ठीक है, चलो। अब एक होता है आपका कंप्रेशन फॉसिल। एक क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब पता है, जिसमें दबाव पड़े, ठीक है, तो इसका नाम कंप्रेशन फॉसिल्स हैं। तो इसका ये क्या मतलब हुआ कि कहीं ऐसी जगह पे है जहां पे क्या कर रहा है, दो चीज के बीच में दबा हुआ है, तो इट इज स्टक बिटवीन द टू रॉक्स। कहाँ दबा हुआ है बेटा? ये दो रॉक के बीच में, ठीक है। अच्छा, बाहर के टीचर ही नहीं है? अरे यार, बाहर के टीचर है तो बैठी तो नहीं, पढ़ा तो रही हूँ, सब तो पढ़ा दिया। अच्छा शिवानी, थैंक यू। चलो, ठीक है, जहां जिसको डाउट हो वो बताना। फिर कॉप्रोलाइट्स आते हैं। कॉप्रोलाइट्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। अरे माइक म्यूट। कॉप्रोलाइट्स क्या होते हैं? आपके फिक्सेस होते हैं एज फॉसिल्स, जो आपके फिकल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? फॉसिल के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बायो का टीचर नहीं स्कूल में, कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है स्कूल में तो कोई बात नहीं, यहाँ तो हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी डाउट हो पूछो, मैम इज हियर फॉर यू, ठीक है। जब तक मैम है तो बायो में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब पढ़ाऊंगी। चलो, कॉप्रोलाइट हो गया, अभी और क्या टाइम? अभी है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए? चार टाइप हो गए आपके, कौन कौन से? इंटेक्ट फॉसिल हो गया, फिर पेट्रीफाइड हो गया, कंप्रेशन हो गया, कॉप्रोलाइट हो गया। इंटेक्ट मतलब जो आइस में दब गए, जिन जो डिग्रेड नहीं हुए।
अश्मिता के पास दो दो हैं तो इस बार फर्स्ट रैंक आनी चाहिए अश्मिता। अच्छा तनिष्का, थैंक यू। अच्छा शैलजा, ये वाली बात बताऊं मैं बाकियों को? बेटा अगर मैम इतनी इंटेलिजेंट होती शैलजा तो फिर यहाँ ही क्यों होती? अच्छा बायो में नेक्स्ट टाइम पक्का, बाकी सब्जेक्ट में भी पक्का। हाँ यार नोट्स वाले रिजल्ट बताने, वो बता दूंगी, वो पहले अपलोड करूंगी तब बताऊंगी। बहुत बीच में तुम लोग परेशान करते हो। अच्छा एक टीचर आता है एक जाता है, ऐसा? अच्छा कॉप्रोलाइट फिर से बता दो, अंशिका बता रही हो, रितिका कह रही है कि मैम इग्नोर दैम। सारे सुनो एक बार फिर से। अगर आपका इंटैक्ट फॉसिल है मतलब बर्फ के नीचे दब गया, बहुत ठंड में था तो डिके नहीं हो पाया, ठीक है, तो डिड नॉट डिके एट ऑल, आइस के नीचे पाया जाता है। पेट्रीफाइड क्या होता है? फॉसिल धीरे धीरे ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में चेंज हो गया, रॉक के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, ठीक है। कंप्रेशन क्या है? दो रॉक के बीच में दबे रह गए तो कंप्रेशन फॉसिल्स, ठीक है। कॉप्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो फीकल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एनिमल्स के, ठीक है, उनको एज अ फॉसिल देखा जाता है, विच इज नोन एज कॉप्रोलाइट फॉसिल्स। क्लियर? मैम पेट्रीफाइड एक बार दोबारा बता दो। पेट्रीफाइड का मतलब क्या होता है कि फॉसिल्स थे बेटा, धीरे धीरे लंबे समय तक दबे रह गए तो ऑर्गेनिक से किस में चेंज होगा? इनऑर्गेनिक में। तो उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ने क्या बना लिया? रॉक बना लिया। तो अब उस रॉक से हम क्या करेंगे? एज अ फॉसिल लेके उसको क्या करेंगे? आपका एज अ एविडेंस यूज करेंगे। ठीक है, चलो हो गया सबका? यस ऋतिका कह रही है कि इग्नोर देम। विद द हेल्प ऑफ फॉसिल क्या कर सकते हैं हम बताओ? विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स हम ये पता लगा सकते हैं क्या? डिगिंग किया, कौन पहले मिला कौन बाद में, ये पता लगा सकते हैं। स्टडी ऑफ एजेस कर सकते हैं। एवरीवन इज सेइंग कि कह कौन रहा है? ऋतिका कह रही है, जो खुद इतनी बातें करती है। ऐसा कैन फाइंड जियोलॉजिकल स्केल, जियोलॉजिकल स्केल पता कर लेंगे इसके थ्रू, जल्दी बताओ। ये पता कर लेंगे कौन पहले कौन बाद में कौन कब आया, पता चलेगा। जैसे अभी मैंने बुक का ऑर्डर बताया, फिजिक्स रखा, फिर केमिस्ट्री रखा, फिर बायोलॉजी रख दिया, फिर बुरा ना मान जाओ इसलिए हिंदी इंग्लिश ऊपर रख दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इग्नोर द, फिर से ऋतिका कह रही है इग्नोर द। यस एज ऑफ फॉसिल्स निकाल लेंगे, मतलब जियोलॉजिकल स्केल का पता कर लेंगे, कल ये पढ़ेंगे आगे, ठीक। यहाँ तक डन सबको? किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। चलो भाई कोई डाउट नहीं? अच्छा इसने एवरीवन में मैसेज किया, एवरीवन में कोई मैसेज नहीं करेगा। सब क्रिस्टल क्लियर? एक बार लिख दो जल्दी से चैट में। सबसे बन रहा है अभी? चलो अब इस चैप्टर के डाउट तो आने नहीं चाहिए।
क्योंकि बहुत डाउट आए हैं इस चैप्टर पे। भगवान तुमसे खुश हो गए, क्या कर दिया ऐसा? खुशी क्यों खुश हो गए? बारिश हो रही है क्या? मैम नेक्स्ट स्लाइड। यहां तक तो अब किसी को कोई डाउट नहीं है? नो ये मैम। वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छुट्टी कब है भाई तुम लोगों की? संडे। संडे से छुट्टी हो जाएगी, ऑफ क्लासेस? मैम पता नहीं। मैम अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सारा तो तुम ही लोग मुझे इन्फॉर्म करते हो बेटा। अच्छा तनीषा, थैंक यू। मैम छुट्टियों के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? क्या ही करोगे छुट्टी लेके? छुट्टी की जरूरत है क्या? कौन सा एनुअल पेपर हो रहा है? मैम एनुअली है। ये एनुअल? मैम सेमेस्टर वाइज है ना, सेमेस्टर 1 और 2। तो ठीक है, बनता तो है सब, यहाँ आके पढ़ोगे ही। टर्म 1 का सिलेबस सब कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। बायोलॉजी में तो टर्म 2 भी करा दिया भाई, दे लो बोर्ड एग्जाम। आज क्लास किसकी है? आशु सर, हिमांशु सर? मैम हिमांशु सर की। आशु सर की। चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, मैम फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स की है? बाय मैम। यस मैम। चलो बाय। बाय मैम, गुड नाइट। चलो तो फिर से वही डायग्राम। यार ये हमने अज्यूम किया कि ये हमारी अर्थ है। इसको मैंने क्या कहा था, ये हमारे पास स्फेयर है। इसको मैं दो पार्ट्स में कट करना चाहता हूं। तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में कट करना चाहता हूं तो हमें चाहिएगी एक शीट। तो इधर मैंने एक शीट ड्रॉ करी थी जो नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल को ज्वाइन करती होगी। ये हो गई हमारे पास शीट। इस शीट का नाम था हमारे पास ज्योग्राफिक मेरिडियन। ऐसी मैंने कहा था हमारे पास एक और शीट होगी जो मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करती होगी और वो अर्थ को कट करेगी अलोंग दी मैग्नेटिक पोल्स। तो अगर वो अर्थ को कट कर रही है अलोंग दी मैग्नेटिक पोल्स तो वो शीट का नाम क्या था हमारा? मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दो के बीच में कुछ ना कुछ हमेशा एंगल आएगा और वो एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। बिल्कुल, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। और इनके बीच का ये वाला एंगल, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल था हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। और ये एंगल की वैल्यू कितनी थी? 11.5 डिग्री। भाई वेरी गुड, 11.5 डिग्री। डन। अब चलो समझने की कोशिश करो जो मैं आपको कल समझा रहा था। भैया हमें डिस्कस करना है एक पॉइंट अपना, एंगल ऑफ डिप। चलो भाई आओ चेक करते हैं। यार मैंने आपको कहा था कि सपोज ये मैंने एक पेज लिया और इसको मैंने दो पार्ट्स में फोल्ड कर दिया। अगर इस दो पेजेस को मैं थोड़ा सा ओपन करूं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा और ये पूरा का पूरा एंगल हमारा कौन सा एंगल होगा? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा। लेकिन अब एक चीज है इसमें, यार अगर मैं सपोज एक स्ट्रिंग ले रहा हूं और इस स्ट्रिंग से मैं एक मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड कर रहा हूं
मतलब हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब वो रोटेट करना चाहे रोटेट कर सकती है, बेंड करना चाहे बेंड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी अपनी एक मैग्नेटिक नीडल। यार ये चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी कि अगर मैं किसी भी एक मैग्नेटिक नीडल को फ्री छोड़ रहा हूं तो यार वो अपने आप रोटेट करेगी और वो अलाइन कर लेगी अपने आप को। किसके अकॉर्डिंग अलाइन कर लेगी वो अपने आप को? सर डायरेक्शन के। भाई फिर से रिपीट, देखो इधर समझने की कोशिश करो। सपोज ये मेरा पेन मैग्नेटिक नीडल है, भाई मैंने क्या करा, इस मैग्नेटिक नीडल को मैंने फ्री छोड़ दिया, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखा मैंने ऐसा, और इसको मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। तो जब मैं इसको बिल्कुल फ्री छोड़ूंगा तो सबसे पहले क्या होगा कि ये अपने आप रोटेट करेगी और ये अपने आप को अलाइन करेगी। किसके अकॉर्डिंग अलाइन करेगी? ये अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन करेगी। तो यार अगर मैं इधर अर्थ को ड्रॉ कर रहा हूँ, भाई किसका माइक अनम्यूट है, ये डिस्टरबेंस आ रहा है। तन्वी माइक तो म्यूट करा करो, चावल खा लेना। भाई तो ये हमारी अर्थ है, हमें पता है कि ऊपर हमारी अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होगा और नीचे कौन सा पोल होगा? ज्योग्राफिक साउथ पोल। और अगर अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऊपर है तो अर्थ का कौन सा मैग्नेटिक पोल होगा ऊपर? साउथ। भाई वेरी गुड। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमारी जो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो अपने आप को इन पोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेगी। तो जैसे मैंने कहा ये मैग्नेट फ्री है, ये रोटेट करेगी और ये अर्थ के नॉर्थ पोल और अर्थ के साउथ पोल के अलोंग आ जाएगी। भैया सबसे पहले चेक करो, ये कोई डाउट है किसी को? Done. तो यार अब उसके बाद ट्विस्ट है, उसके बाद क्या है भैया, ये मैग्नेटिक नीडल रोटेट करने के बाद हमेशा से थोड़ा सा बेंड करेगी, ये कभी भी आपको इस तरीके से सीधी नहीं मिलेगी। भाई यही थोड़ा सा बस इमेजिन करना है। आई रिपीट, सबसे पहले मैग्नेट ने अपने आप को रोटेट किया और पोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन कर लिया। जब ये अपने आप को रोटेट कर लेगी और पोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेगी, उसके बाद क्या होगा कि यार उसके बाद ये मैग्नेट हमेशा थोड़ा सा बेंड कर जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये मैग्नेट थोड़ा सा बेंड क्यों कर रही है? नहीं जतिन नहीं। यार पहले तो ये बताओ, सबको ये चीज समझ में आ रही है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं? यस सर, क्लियर है। तो मेरे को आप यही बताओ कि ये मैग्नेटिक नीडल थोड़ा सा बेंड क्यों करेगी? किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन पता हो? चलो तो इधर देखो यार, याद रखो हमारी जो ये मैग्नेटिक नीडल है ये हमेशा किधर पॉइंट आउट करेगी? हमारी मैग्नेटिक नीडल हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट करेगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो इसलिए क्या होगा, हमारी मैग्नेट ने पहले पोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन तो कर लिया, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं नीचे की तरफ होती है। तो इसलिए आपको ये मैग्नेट कभी भी स्ट्रेट दिखाई नहीं देगी, ये मैग्नेट हमेशा आपको कैसे दिखाई देगी? थोड़ा सा बेंड दिखाई देगी। क्या ये चीज आपको समझ में आई है अब? ठीक है। तो यार अब थोड़ा सा इसी चीज को है ना बस डायग्राम में इमेजिन कर लेना, थोड़ा डायग्राम ही ऐसा है। यार मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सपोज मैंने एक शीट ड्रॉ कर दी है, ये शीट क्या होगी मेरी? ये शीट होगी मेरी ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसी के कुछ एंगल पे मैंने एक दूसरी शीट ड्रॉ करी और ये रेड कलर वाली शीट कौन सी होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में ये एंगल होगा और ये एंगल होगा थीटा, दैट इज 11.5 डिग्रीज। अब बस थोड़ा सा इधर इमेजिन कर लो, ये आपने इमेजिन कर लिया तो आपका सारा काम खत्म। भाई मैंने कहा था ये दो शीट्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, तो मेरी और ये शीट मैंने ऐसे रखी हुई है। प्लीज आप सब भी थोड़ा सा ट्राई कर लो, एक पेज को फोल्ड कर लो और ऐसे कुछ एंगल पे ओपन कर लो। मेरी ये मैग्नेटिक नीडल को मैंने फ्री सस्पेंड किया, तो सबसे पहले तो इसने रोटेट किया पोल्स के अकॉर्डिंग। अब पोल्स के अकॉर्डिंग रोटेट करने के बाद ये थोड़ी सी ऐसे बेंड करेगी। क्या सबको ये डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। अब जब ये बेंड कर रही है तो आप देखो जो ये वर्टिकल लाइन है, जो ये पेजेस के बीच में ये लाइन बन रही है, ये इस लाइन से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा पेन मेरा। यस सर। डन। तो आपको वो ही एंगल देखना है,
तो भैया इधर ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से चेक करो। मैंने ये अपनी मैग्नेटिक नीडल ली और मैग्नेटिक नीडल ने ऐसे इस तरीके से बेंड किया हुआ है। ये होगा मेरी मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल और ऊपर होगा साउथ पोल। मैं क्या देख रहा हूं, जो ये मेरे पास येलो लाइन आ रही है, वर्टिकल लाइन, मैं ये एंगल देख रहा हूं कि ये भैया एंगल कितना बन रहा है मेरा इस मैग्नेटिक नीडल से। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास, भैया ये वाला एंगल हमें चाहिए। सिमिलरली ये ऊपर से भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा भैया। यस सर। जो ये ऊपर से एंगल बनाएगा, ये टोटल ब्लू कलर का, ये एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ डिप। अब मेरे को सब एक बार बताओ, किस किस को समझ में आया, किस किस को बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर आ गया। आ गया है? आया। नहीं आया है? एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूं, आप चेक करना। बाकी मैं आपको वीडियो दिखाने की भी कोशिश करूंगा। अभी मैंने एक्चुअली सिस्टम पे चल ही नहीं रहा था जूम, तो मैंने वीडियो रेडी करके नहीं रखा हुआ। भाई फिर से, भाई मैंने कहा ये शीट है, इसको दो पार्ट्स में हल्का सा ओपन कर दो। आप खुद पेजेस लो, उसको फोल्ड करो और ऐसे दो पार्ट्स में ओपन कर दो। इन दो पेजेस के बीच का जो एंगल है भैया, वो हमारे पास है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। लेकिन मैंने कहा ये मेरे पास एक पेन है, ये पेन पहले तो सीधा रहेगा, अपने आप को रोटेट करके नॉर्थ पोल साउथ पोल में अलाइन कर जाएगा। उसके बाद ये पेन ऐसे बेंड करेगा। तो भैया जो ये पेन बेंड कर रहा है, ये इस नीचे वाली लाइन से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके साथ भी देखो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल बनाएगा, वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। भाई थोड़ा सा समझ में आया? यस सर, आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, आप चेक कर लेना कि यार ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन थी, और मैग्नेटिक नीडल मेरी इस तरीके से बेंड कर रही है। मैग्नेटिक नीडल ने इस तरीके से बेंड किया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है, वो हमारा एंगल ऑफ डिप होगा। तो मेरे को बताओ, मैंने अभी आपको बताया ये नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट करेगा। क्या मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूं? भैया कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूं, तो इसका एक कंपोनेंट तो आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल लाइन के अलोंग। जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आ रहा है, बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा? भाई लिख सकता हूं बी नेट इंटू कॉस डेल। और जो कंपोनेंट नीचे आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी नेट इंटू साइन डेल। भैया इस वाले को हम लिख देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस वाले को हम लिख देंगे वर्टिकल कंपोनेंट बीवी। यहां तक चेक कर लो, कोई डाउट नहीं है तो पूरा नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, वेरी गुड यार। गुड, वेरी गुड यार। चल, तो यार अब हमें इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होगा, प्लीज चेक करो। यार मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, मैंने कहा हमारे पास जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी कॉस डेल, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी साइन डेल। अब मैंने आपको कल ये जो बताने की कोशिश करी थी, जरा फिर से इमेजिन करो। भाई मैंने कहा कि सपोज ये हमारी अर्थ है, और उसके अंदर मैंने ये ड्रॉ कर दी एक बार मैग्नेट, उसके अंदर मैंने ये ड्रॉ कर दी बार मैग्नेट। ऊपर मैंने ले लिया जोन सा मर्जी आपको पोल लेना है, सपोज ऊपर मैंने कंसीडर कर लिया नॉर्थ पोल, नीचे मैंने कंसीडर कर लिया साउथ पोल। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से ऐसे साउथ पोल की तरफ जाएगी। अब मैंने आपको कहा था कि भैया अर्थ के वर्टिकल अलोंग डिस्टेंस देखो, और एक अर्थ के हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्टेंस देखो। तो यार अगर आप वर्टिकल लाइन को नोटिस करो, तो भैया हमारे हर रीजन से वर्टिकल लाइन सेम पास होगी। तो हमारा अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या सबको ये बात समझ में आ गई थी या रिपीट करनी है? डन। भाई जैसे ये अर्थ है, बहुत सारी लाइनें निकल रही है और एंटर कर रही है, तो आप अर्थ के किसी भी वर्टिकल हिस्से को देखो, उससे लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है। लेकिन अर्थ के अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखूं, तो यार अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हर रीजन में अलग अलग आएगी। क्यों आएगी?
क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में भैया जितना ज्यादा गैप होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे उतनी ज्यादा क्या होगी, वीक होगी। वीक होगी। तो यार जैसे जैसे मैं इस अर्थ से दूर जाऊंगा, मतलब अर्थ की ये जो एक्सियल लाइन है इससे दूर जाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में गैप आएगा। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में गैप आएगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बस हमें यही कैलकुलेट करना होता है। यार हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इंडिया में अलग है, बाहर की कंट्रीज में अलग है, इवन इंडिया की हर स्टेट में भी अलग अलग है। भैया दिल्ली में अलग, हिमाचल में अलग, मुंबई में अलग, हर जगह अलग अलग है। तो मेरे को ये फाइंड करना होता है कि भैया यहाँ पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है। क्या भैया टारगेट समझ में आ गया? यस सर। सर बढ़िया। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया? बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या बिल्कुल सिंपल तरीका है भैया? अभी मैंने बताया वर्टिकल कंपोनेंट सेम होता है हर जगह, बी साइन डेल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बी कॉस डेल। दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो बी बी कट जाएगा। साइन डेल बाय कॉस डेल कितना हो जाएगा? 10। टेन डेल इज इक्वल्स टू, भैया टेन डेल इज इक्वल्स टू बी वी बाय बी एच। भाई मेरे को अर्थ की वर्टिकल कंपोनेंट हर जगह सेम है वो पता होगा। एंगल निकाल लूंगा मैं किसी भी एक मैग्नेट को सस्पेंड करके, किसी भी एक मैग्नेट को सस्पेंड करके मैं एंगल निकाल लूंगा। तो अगर मेरे को एंगल पता चल गया, टेन डेल पता चल गया, वर्टिकल कंपोनेंट पता चल गया, तो अपने आप क्या पता चल जाएगा मेरे को? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। भैया कोई दिक्कत? नो सर। और मैं ये लिख सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया। वेरी गुड इतको मैडम। डन, वेरी गुड यार, वेरी गुड। डन सर। चलो बहुत सही। तो आओ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यूजुअली बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत फुद्दू क्वेश्चन है। मतलब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था कायदे से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार किसी एक जगह पे मेरी अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.26 गॉस। याद है मैंने आपको बताया था कि यार हमारे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? एक तो होता है टेस्ला। टेस्ला कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट। वेरे सीजीएस यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? गॉस। भैया गॉस। ये हमारे पास सीजीएस यूनिट है। और एक गॉस कितना टेस्ला होता है? 10⁻⁻4। 10 to भाई the वेरी power गुड। मैंने आपको ये भी -4. बताया था 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। लेकिन इधर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक जगह पे मैंने अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी, वो आ रही है 0.26 गॉस। वहां पे मैंने एंगल ऑफ डिप निकाला, एंगल ऑफ डिप आ रहा है मेरे पास 60 डिग्री। तो आप मेरे को बताओ कि वहां पे मतलब हमारी अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? भैया हो जाएगा कैलकुलेट? यस सर। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। और मेरे को 1 मिनट दो, आप इतने कंप्लीट करो इसे।
भाई बिल्कुल सही तनिष्का, ऋत्विका, वेरी गुड भाई। बाकी लोगों के आंसर्स? बिल्कुल भाई, बाकी लोगों के आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो भैया, लेट्स सॉल्व इट। गुड, अब सबके आंसर्स आ गए। चलो यार, हमें क्या करना था? भैया आपके पास एंगल ऑफ डिप गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो आप सबसे पहले इसमें कैलकुलेट कर लो वर्टिकल कंपोनेंट। या वर्टिकल कंपोनेंट भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है सीधे सीधे बी एच का फॉर्मूला क्या होता है, बी नेट इंटू कॉस डेल। भैया बी एच की वैल्यू गिवन है 0.26, बी नेट फाइंड करना है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो इधर हो 1/2। जाएगा 0.26 इंटू 2, सो फाइनल आंसर इज 0.52 गॉस। भैया कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. चलो बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। अब यार ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे ध्यान देना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। यार अगर ये मेरी अर्थ है तो आपको पता है कि ये वाली लाइन हमारी बन जाएगी इक्वेटोरियल लाइन, और ये वाली लाइन हमारी क्या बन जाएगी, वर्टिकल वाली लाइन, पोल्स। ये हो गई हमारे पोल्स, ये हो गई हमारी इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर। यार सपोज मैं किसी एक ऐसी कंट्री में चले गया जो इक्वेटर पे लाई करती है, मतलब मैं मैग्नेटिक इक्वेटर पे चले गया, तो मेरे को बताओ अगर मैं इक्वेटर पे चले जाऊं तो फिर जो मेरी मैग्नेटिक नीडल है वो कैसे फ्लक्चुएट करेगी, कैसे रोटेट करेगी, मतलब एंगल ऑफ डिप कितना आएगा उस केस में? 0. भाई वेरी गुड। यार याद रखो, अगर मैं इक्वेटर पे चले जाऊं तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यार उस केस में हमारी मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाएगी। तो अगर मेरी मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गई है, मतलब इसने कोई बेंडिंग शो नहीं करी। अगर इसने कोई बेंडिंग शो नहीं करी है तो मतलब हमारा एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, 0। तो यही चीज लिख लो कि भैया अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, एट मैग्नेटिक इक्वेटर, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है, एट मैग्नेटिक इक्वेटर हमारे पास एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, हमारे पास एंगल ऑफ डिप हो जाएगा 0 डिग्री। तो हमारी अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वहां पे मैक्सिमम होता है, और वो किसके बराबर होता है, बी नेट के बराबर। वेरएस वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। क्या ये एक्सप्लेन तो नहीं करना? होगा। भैया Very big. मैग्नेटिक इक्वेटर पे हमारे पास सारी की सारी फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, मैग्नेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी। उस केस में हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला बी कॉस डेल, तो हमारे पास बी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना, 1। तो हमारे पास सारा की सारी नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी इन अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेरएस अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा तो वो बी साइन डेल, साइन 0 डिग्री 0, तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। 0. सिमिलरली अगर मैं चले जाऊं पोल्स पे, तो फिर पोल्स पे क्या होगा, 90 degree. भाई पोल्स पे मेरी मैग्नेटिक नीडल
बिल्कुल ऐसे वर्टिकल पॉइंटेड आउट हो जाएगी, क्योंकि एक तो पोल्स पे भैया मैक्सिमम मतलब फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इसलिए हमारे पास एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा उस केस में? भैया एंगल ऑफ डिप हो जाएगा हमारे पास 90। तो मेरे को बताओ अब कौन सा कंपोनेंट जीरो आएगा और कौन सा कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा? अरे क्या हो गया सर भैया? पीवी 1 आएगा और सर कॉस पीवी 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 0। कॉस 90 डिग्री 0, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिल्कुल नहीं आएगा पोल्स पे। भैया ऑब्वियसली बात है, अगर मैं पोल्स पे चले जाऊं तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी होगी, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सारी की सारी क्या होगी? वर्टिकल। तो उस केस में मैग्नेटिकल हॉरिजॉन्टल फील्ड 0 हो गया और हमारे पास वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा बी नेट के बराबर। Yes, sir. डन। Sir, clear. क्लियर है? वेरी गुड भाई। Yes, sir. भैया आप ये बताओ कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं या आप वीडियो दिखाने की जरूरत पड़ेगी, या वीडियो दिखा दूं? Clear. क्लियर है, चलो बढ़िया, फिर भैया मेहनत नहीं करते वीडियो दिखाने की। आकाश आप कह रहे हो ये कंडीशन इमेजिन नहीं हो पा रही है कि सर हमारे पास एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री कैसे आएगा। आकाश मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करना है। मैं कह रहा हूं भैया मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करोगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे फिर से प्रीवियस डायग्राम पे चले जाओ आकाश, ये वाले पे। यार ये मेरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। आकाश मेरे को बताओ, अगर मैं पोल्स पे जा रहा हूं, मतलब सपोज ये जो मैं ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं किसी इस ऐसी कंट्री पे हूं जो बिल्कुल पोल्स पे आ रही है, तो यार पोल्स पे आकाश सिर्फ और सिर्फ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको? क्या पोल्स पे कोई भी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है क्या? No, sir. तो अगर पोल्स पे कोई भी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही, तो यार ये जो मेरा मैग्नेटिक नीडल था ये बेंड क्यों हो रहा था? वो बेंड इसलिए हो रहा था कि जैसे सपोज मैं किसी इस वाली कंट्री पे हूं जो ये ग्रीन कलर की है, तो यार इस पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, तो कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और मैग्नेटिक नीडल उसकी तरफ पॉइंट आउट करती है। आकाश क्या ये चीज समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, डन। तो आकाश देखो फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ कि यार मैंने क्या किया आकाश, हमारी अर्थ, जैसे कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं, ये वाला पॉइंट, हमारे इस वाले पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक आएगी हॉरिजॉन्टल, एक आएगी वर्टिकल। इन दोनों का नेट कहीं ना कहीं इधर नीचे की तरफ निकलेगा। तो जो ये मेरी मैग्नेटिक नीडल थी वो इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड कर रही थी। इस वाले एंगल को मैंने डिप लिया, तो भैया मेरे पास जहां पे भी मैं मैग्नेटिक नीडल को छोड़ूंगा भैया एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं बिल्कुल एक ऐसी कंट्री पे पहुंच जाऊं जो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल लाइन पे है, तो यार अगर वर्टिकल लाइन पे है तो इस पे तो मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ ये वर्टिकल कंपोनेंट ही तो आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कोई आएगा ही नहीं। Yes, sir. तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, भैया नेट मैग्नेटिक फील्ड की अब किसी एंगल पे होगी। जब एक ही कंपोनेंट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी की डायरेक्शन में तो होगी ना। तो मेरी पोल्स पे मैग्नेटिक नीडल ऐसे बेंड नहीं करेगी, वो ऐसे पूरी की पूरी वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ बेंड कर जाएगी। क्या आकाश ये चीज क्लियर हुई है? Yes, sir. भाई वेरी गुड। तो इसलिए एंगल कितना हो गया भैया? एंगल तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर कर रहा था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल कितना हो जाएगा पोल्स पे? 90 डिग्री। और मैग्नेटिक इक्वेटर पे आप देखोगे ये मैग्नेट बिल्कुल भी बेंड नहीं करेगी, ये मैग्नेट बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल की हॉरिजॉन्टल रहेगी। चलो ऐसा करो, ये चीज देखो, एक मिनट रुको भाई। सबको गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है? Yes, sir. चलो आओ। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन ही कर लो, तभी आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होगी। एक मिनट भाई, एक मिनट। भैया सबको ये मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भैया हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वो कर रही है। अब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन वगैरह हमारा क्या है भाई? मैंने आपको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बता दिया था कि मैं इस तरीके से दो शीट्स लूं या दो वो लूं, कट करूं
और उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारा डिक्लाइनेशन होगा। तो आओ पहले तो ये चीज देखो कि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ये सब तो मैंने आपको समझा ही दिया, एक्सिस के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। चलो भाई, इस तरीके से मैंने कट किया। ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी मेरी, ये कौन सी शीट हो जाएगी मेरी, ज्योग्राफिक मेरिडियन। देखो इस तरीके से मैंने अर्थ को कट किया है दो पार्ट्स में, तो जो शीट ने कट किया है वो हो जाएगा हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये शीट हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन। पहले अब यहां तक चेक कर लो, सबको यहां तक ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया है? यस सर। भाई क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है क्या? सबको यहां तक क्लियर हो गया है डिक्लाइनेशन वगैरह? यस सर। Yes, sir. डन। यस सर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है हमें एंगल ऑफ डिप वगैरह। तो ये देखो एंगल ऑफ डिप समझने के लिए ये रहा। भाई ये मैंने एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ली है। ये वाली मैग्नेट क्या कर सकती है, ये मैग्नेटिक नीडल ये रोटेट भी कर सकती है और ऊपर नीचे बेंड भी कर सकती है। तो अगर मैं इस मैग्नेट को फ्री छोड़ रहा हूं तो चेक करते हैं कि भैया क्या होता है। ये लो भाई चेक करो। भैया बड़ा थोड़ा स्लो चल रहा है। क्या अब आपको समझ में आया कि ये मैग्नेट हमेशा थोड़ा सा बेंड करेगी अलाइन होने के बाद? यस Yes, sir. यस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, आपको ये जो थोड़ी सी डिम हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है ना रेड कलर की, भैया उससे जो एंगल बनेगा हमारा, वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप। कि भैया ये हमेशा मैग्नेटिक नीडल जो थोड़ा सा बेंड करेगी। अरे थोड़ा भैया स्पीड। ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ डिप। भाई देखो इधर ये वाला डायग्राम। यार मैं कह रहा हूं कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊं तो मेरी अर्थ की हमेशा उस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक नीचे की तरफ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और एक लेफ्ट या राइट की तरफ हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मेरे को क्या देगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड देगी। आकाश क्या आपको यहां तक भी समझ में आ गया? Yes, sir. डन। अब थोड़ा सा पोल्स वगैरह आपको इमेजिन करना है, उस चीज को देख लेते हैं। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही आगे डिटेल्ड में दे रखा है, इतना तो हमारा काम का ही नहीं है। एक मिनट रुको चेक करने दो, इसमें कुछ है हमारे मतलब का या नहीं। भाई नहीं, ये तो चीज जो चीज मैंने वेक्टर फॉर्म में समझाई है यही सेम चीज इसमें गिवन है, तो इससे तो आपको कुछ ज्यादा क्लियर नहीं होगा। चलो मैं क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं आगे। Yes, sir. चलो डन। भाई क्वेश्चन करते हैं, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लिखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूरे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है, ट्राई करना सॉल्व करने की। भैया क्वेश्चन है कि ये हो गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पे कोई एक डाइपोल, मतलब बाहर मैग्नेट। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मेरे को ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। भैया आई रिपीट, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रख दिया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है और ये कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, 120 डिग्री। भैया क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट आपको बताना है क्या ये परफॉर्म करेगा एसएचएम, विल इट परफॉर्म एसएचएम? इफ यस तो फिर इसका टाइम पीरियड बताना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा? भैया कल की क्लास में पढ़ा था, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज है? भाई क्या हो गया, सब डल क्यों हो गए?
अरे नालायको, कल की क्लास में बताया था कि अगर ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर कोई मैं एक बार मैग्नेट प्लेस कर रहा हूं, तो ये बार मैग्नेट क्या करने लग जाती थी? रोटेट करने लग जाती थी। और इसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था? MB sin थीटा। एम बी साइन थीटा। भाई याद है मैंने आपको बताया था कि जब थीटा बहुत छोटा होगा उस केस में हमारा साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन एम बी थीटा आएगी। तो इस केस में वो एस एच एम परफॉर्म करेगा। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे जो ये एंगल दे रखा है, क्या ये छोटा एंगल दे रखा है या बड़ा एंगल दे रखा है? सर बड़ा एंगल दे रखा भैया ये बड़ा एंगल है। तो अगर ये बड़ा एंगल है तो क्या अब की बार साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट होगा? नो है। नो सर। सर। तो जब साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी ही नहीं। तो जब ये इक्वेशन ही नहीं आएगी तो क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा? नो सर। तो भैया लिख लेना ये No, एसएचएम sir. परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? लिख लेना कि भैया इधर लार्ज एंगल गिवन है, लार्ज एंगल गिवन है, इसलिए ये एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा रोटेट करेगी। यस सर। डन। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट ट्राई करना। जैसे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाए बता देना। डन सर। डन। चलो सेकंड पार्ट। भैया सेकंड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। भाई भावनाओं को समझने की कोशिश करो। जब मैंने आपको ये बार मैग्नेट दी थी कल की क्लास में और मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो आपने यही बताया था ना कि भैया ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यस सर। यस सर। इधर अभी भी यही Yes, हो रहा sir. है। भैया हमको इनिशियल एंगल गिवन है। इनिशियल एंगल कितना है? 120 डिग्री। यार ये मैग्नेटिक डाइपोल मेरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब ये मैग्नेटिक डाइपोल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी। भैया फाइनल एंगल कितना बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? फाइनल एंगल है मेरा 90 डिग्री। तो मेरे को बताओ क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? भाई व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? मैंने आपको लिखवाया था माइनस ऑफ एम बी। फॉर्मूला बताओ। cos theta 2 Cos भाई minus वेरी theta गुड। कॉस 2 थीटा and 2 minus माइनस cos कॉस theta 1. थीटा 1। बहुत सही। तो यार आपको cos थीटा 1 गिवन है 120 डिग्री, cos थीटा 2 गिवन है 90 डिग्री। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एज इट इज m, मैग्नेटिक फील्ड भी एज इट इज b। आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया। भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। पहले डाइपोल रेस्ट पे रखा हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या हम ये नहीं लिखते कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी। तो यार आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता है, मैं सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं। तो कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है। यस सर। चलो कंप्लीट करो। और अगर कुछ डाउट है तो पूछो। तो यहां पे पूरा पूरा एक्सपेंड फॉर्म में लिख रहा हूं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कर दो 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये हो जाएगा प्लस में। तो एम बी कॉस 90 माइनस कॉस 120 डिग्री। 120 डिग्री। भैया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो कितना आंसर आ रहा है। प्रतिभा नहीं, आंसर सही नहीं आ रहा। भाई कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 0, तो ये भी कट गया। तो यार मेरे को फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही तो निकालनी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एम बी इंटू माइनस ऑफ कॉस 120 डिग्री। भाई कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कितनी बार याद करने के लिए मैंने आपको बोला है? कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी? -1/2।
भाई वेरी गुड, साइड में लिख लो अगर किसी को नहीं पता तो। भैया cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। एक नेगेटिव पहले से ही बाहर है, तो फिर से नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। तो मेरे पास आ जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mb इंटू हाफ। तो मतलब कितना हो गया फाइनल? mb/2। वही, वेरी गुड। तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है mb/2। 2। क्या इस Yes, टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे? Yes, sir. Yes. चलो डन, बहुत बढ़िया। भाई जैसे सबका कंप्लीट हो जाए बता देना। Done, sir.